हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो अब देखिए, काफी लंबे समय के बाद मैं अपनी लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो देखिए, अब कुछ इश्यूज हो गए थे तो कोई बात नहीं, अब वो हल हो चुके हैं। तो अब ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए हम हमारी स्टडी पर फोकस करेंगे। तो अब देखिए, हम कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंट, माफ कीजिएगा, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब ये इसका लास्ट पार्ट है। तो अब जैसे कि अब इसके बाद एक चैप्टर और रह जाता, फिर हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। हम +1 की एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, वो मैं जल्दी से कंप्लीट करा दूंगी। अब आपको पता ही है, नेक्स्ट मंथ जो है हमारा यूजीसी नेट जून का एग्जाम है। तो मे बी हो सकता है कि मैं उसको आप लोगों को उसका सिलेबस ना कंप्लीट करा पाऊं। तो हम उस समय हम क्वेश्चन अटेंड करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन में मैं आपका कुछ एक सिलेबस कवर करवा सकती हूँ। तो हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उनके साथ साथ मैं डिटेल में भी उनके बारे में बताती रहूंगी। तो अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम आते हैं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये लास्ट पार्ट है। तो देखिए, अब हम इसके स्टेट करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि भारत एक देश ही नहीं है, हमारे जो इंडिया है वो एक कंट्री नहीं है। वो अगर हमारे देश को देशों का समूह यानी कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज कहा जाए तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। हाँ है, अब जो डेक्कन प्लेट्यू है, वहां की जो ब्लैक सॉइल है वो हमारे जो है कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत बढ़िया है। और उसके साथ साथ ही जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है वो बहुत ही उपजाऊ है। उसके अलावा जैसे आयरन है, मेटल है, मैग्नीशियम है, जिंक वगैरह वगैरह बहुत सारी जो है हमें यहां से मेटल भी प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर अब आप ये बताइए, जब इतना कुछ है हमारे भारत में, तब ये क्यों जरूरत पड़ी CPCD यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की? क्यों जरूर सेंट्रल, माफ कीजिएगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जरूरत कब बनी? माफ कीजिएगा, कब हमें इसकी जरूरत महसूस हुई? क्योंकि देखिए, हमने क्या किया कि हमने हमारे प्राकृतिक संसाधनों का तो इस्तेमाल किया, लेकिन अंधाधुन किया। और प्लस में यही सीधी सी बात है, कई बार क्या होता है कि किसी एक चीज का अगर पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो उस चीज का नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो वही यहां पर हुआ। तो अब देखिए, इसके स्टेट क्या क्या है। तो अब जैसे कि हमने इन जो आयरन, निकल, कॉपर बोर्ड का इस्तेमाल, कॉपर वगैरह का इस्तेमाल तो करना सीखा, लेकिन इससे क्या हुआ, पोल्यूशन जनरेट हुआ। तो अब देखिए, जो कई थर्मल पावर है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन इनसे जो धुआं निकलता है वो एयर पोल्यूशन करता है। तो एयर और वाटर पोल्यूशन के लिए को कंट्रोल, एयर और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 1974 में CPCD का जो है निर्माण, मतलब इसको स्थापित किया गया। ये सिर्फ एयर और वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड ही काम करता था। तो देखिए, अब लास्ट चैप्टर में जैसे मैंने आपको ओजोन पोल्यूशन वाला बताया था, तो देखिए यहां पर क्या होता था। अब देखिए क्या, अब जिस तरह की कोई भी एक चीज, जैसे जैसे इंसान ने टेक्नोलॉजी अपनाई, तो वो क्या हुआ कि हमारी जो कुदरत है उसके साथ वो खिलवाड़ करता रहा। तो कहीं पर लैंड डिग्रेडेशन हुई, फ्रेश वाटर की प्रॉब्लम आई, एयर पोल्यूशन हुई, और भी कई तरह के पोल्यूशन है वो जनरेट हुए। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं भूमि का अपरदन, यानी कि जमीन की अब जमीन का उपजाऊपन का बह जाना। अब ये क्यों होता है? तो अब कुछ खास चीजों के लिए, जैसे जैसे पहले इंसान एक कच्ची मिट्टी के मकानों में रहता था, फिर उसने पक्के मकान बनाना शुरू किए, उसमें लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां लगती थी। तो पेड़ों को काटने के साथ साथ तो उसने क्या किया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, भूमि बंजर हो गई। अब भूमि बंजर देखिए कैसे हुई, तो जो मैंने आपने लास्ट पार्ट में भी बताया था, जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं।
तो अब क्या होता कि जैसे बारिश आती थी तो उससे वो उपजाऊ मिट्टी बह जाती थी, तो इसीलिए से लैंड डिग्रेडेशन हुआ, फ्रेश वाटर, एयर पोल्यूशन। तो अब वही बात, जो धुआं होता है थर्मल प्लांट में वो ऊपर जाता है, तो कई बार कुछ फैक्ट्री जो अपना वेस्ट मटेरियल वो नदी में बहा देती है। एक बहुत शॉकिंग न्यूज है, ये कोई साल 1.5 साल पहले की बात होगी, एक व्हेल मछली के अंदर से लॉट्स ऑफ प्लास्टिक मिला है। इतना ज्यादा प्लास्टिक, क्योंकि हम लोग कई बार अपना वेस्ट मटेरियल समुद्र में बहा देते हैं तो वो सारी मछलियां वगैरह उसको निगल लेती है, तो उससे क्या हुआ, उस व्हेल मछली के अंदर इतना सारा प्लास्टिक हमें मिला था। तो अब इसके लिए एयर और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 1974 में ये वाटर कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो है वो स्टेब्लिश किया गया। ये अब देखिए ये क्या क्या काम करता है। सबसे पहले ये ट्रेनिंग देता है अपने जो वर्कर्स है कि आपको वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के लिए किस तरह काम करना। साफ वाटर और साफ हवा के लिए ये टेक्नोलॉजी भी यूज करता है। उसके साथ साथ ये कम से कम मतलब ऐसे साधनों को जिनसे वाटर और एयर पोल्यूशन होता है उनके इस्तेमाल पर ये अधिक जोर देता है। तो अब उसके साथ साथ पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक मूवमेंट चला था, एपिको, ये इसको चिपको मूवमेंट भी कह देते हैं और एपिको मूवमेंट भी कह देते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ था और एक ऐसा ही एपिको मूवमेंट कर्नाटका में भी स्टार्ट हुआ था। मतलब यहां पर ये मतलब एक तरह से अनुमान लगाया जाता है कि ये कर्नाटक में भी स्टार्ट हुआ था और 12,000 के लगभग पेड़ों को बचाया गया था। 12,000 के लगभग पेड़ों को बचाया गया था। तो देखिए उसमें क्या होता है, ये जो चिपको है इसका मतलब होता है हग, यानी कि गले लगाना। तो जैसे ही पेड़ों को काटने के लिए कोई आ रहा था तो लोग क्या करते थे कि पेड़ों के साथ चिपक के खड़े हो गए थे। उनका ये कहना था कि अगर पेड़ कटेंगे तो उनके साथ साथ हम भी कटेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि हाँ पहले हम कटेंगे और फिर पेड़ कटेंगे। तो इस मूवमेंट ने 12,000 जो है पेड़ों को बचाया था। तो इस चिपको मूवमेंट के बारे में बस इतना ही याद करने की जरूरत है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटी नहीं, तो इतना इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो लास्ट पार्ट है अब इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, एक्सक्यूज मी, हाँ, इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए ये दोनों अलग अलग है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि आने वाली पीढ़ी को किस तरह से जागरूक किया जाए, या फिर हम कैसे साधनों का इतना इस्तेमाल करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ बच जाए। तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि खुद भी जागरूक रहे और आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करें। तो अब ये गोल हो गए। वैसे एक बात बताइए, कितने गोल हैं एसटीडी में? जी हाँ, 17 गोल है। तो अब देखिए इसके जो है वो टारगेट क्या क्या है। तो अब देखिए इसके टारगेट, सॉरी माफ कीजिएगा, फीचर्स देखिए क्या क्या है इनके। देखिए फीचर ये है कि पर कैपिटा जो इनकम है उसको इंक्रीज किया जाए, नेचुरल रिसोर्सेज के यूज को बढ़ावा दिया जाए, और प्लस में पोल्यूशन को बार बार चेक करते रहना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब एक ही बात है, पोल्यूशन को बार बार चेक करते रहना चाहिए या बार बार चेक किया जाए पोल्यूशन को, भाई कहां पर किसी चीज से कितना पोल्यूशन आ रहा है। तो अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजीज देखे क्या है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि ऐसे सोर्स जो जिसमें पोल्यूशन का यूज ना के बराबर हो। जैसे कि अब लास्ट टाइम आपको पता था कि हम पेट्रोल की चीजें यूज करते थे, अब ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट आ गया है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए या और भी कई चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है। तो उसके लिए और उसके अलावा एलपीजी की जगह
गोबर गैस प्लांट है वो यूज कर लिया जाए। अभी जिस तरह कुछ दिन पहले मेरी भाभी आई हुई थी, तो वो मेरे को फोन पे दिखा रही थी, जैसे कि अब गोबर से जिस तरह हम उपले बनाते हैं, तो एक छोटी छोटी प्लेट की तरह भी उपले होते हैं, जैसे हमारे हरियाणवी भाषा में थेपड़ी कहते हैं। तो वो मेरे को अपना फोन दिखा रही, वो कहती कि दीदी ये देखो, ये 25 थेपड़ियां 300 रुपए में मिल रही हैं मतलब एक पर्टिकुलर शॉपिंग ऐप से। मेरे को हंसी आ गई, मां ये 300 रुपए की, मां प्लस में अब जो डिलीवरी चार्ज है वो भी होगा। तो अब ये जो मतलब गोबर गैस प्लांट को एलपीजी की जगह बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और यहां तक अब मैंने कई ऐसी चीजें भी देखी हैं अपने आसपास कि गोबर के उपलों के इस्तेमाल से पानी को गर्म किया जाता है और धुआं बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब गोबर इनको इस्तेमाल किया जाए, विंड पावर यानी पवन चक्की का इस्तेमाल किया जाए बिजली को बनाने में। तो जैसे कि पवन चक्की आपने भी देखी होंगी, तो अब कई बार जब हम बचपन में, मैंने एक बार पवन चक्की देखी थी, तो मैंने अपने नाना जी से सवाल किया था, मां नाना जी पंखा अगर ऊपर होता है तो नीचे हवा देता है, ये पंखा ऐसे है, ये किधर हवा दे रहा होगा। फिर उस समय मेरे को नाना जी ने विंड पावर यानी कि पवन चक्की का कॉन्सेप्ट बताया था कि इससे बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट वन, मिनी हाइडल प्लांट। ये जो है ये पहाड़ी माउंटेन इलाकों में लगाया जाता है, वहां की ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके ट्रेडिशनल नॉलेज को इंक्रीज किया जाए। तो देखिए, अब मैंने जैसे कि 9th चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि किस तरह से हमने खेती की उपजाऊ और फसल की को बढ़ाने के लिए अंधाधुंध तो पानी का इस्तेमाल किया, और उसमें जो रासायनिक यानी कि जो खाद इस्तेमाल की उसमें लॉट्स ऑफ केमिकल यूज थे। उसकी जगह हम ट्रेडिशनल नॉलेज को, खेती करने के ट्रेडिशनल तरीकों को अगर हम बढ़ावा दें, तो जो है ये है, हम जो हम नेचुरल रिसोर्स, माफ कीजिएगा, जो हम रिसोर्स अब यूज करते हैं वो हम उनका लिमिट यूज भी कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी भी उसका फायदा उठा पाएगी। तो ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो गया। तो देखिए, फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, अगर आपको कोई भी कमी नजर आए या आपको कोई चीज समझ नहीं आई या मेरे पढ़ाने का कोई तरीका गलत हो, तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिए। पर हाँ, ध्यान रखिएगा कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट मान्य होंगे, और किसी कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही कमेंट का जो है जवाब दिया जाएगा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूं आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।